मेरे पूरे करियर की शुरुआत मैंने सीकर से करी। अंडर 20 में मैं मेरी BMW कार गिफ्ट में दे दूंगा। और जब मैं सीकर में पहली बार 100 में रैंक सीधा 11वां आया, मैंने बैंक से लोन पर एक कार ली थी। मैं आर्थिक रूप से इतना भी मजबूत नहीं था कि BMW जैसी कार गिफ्ट कर पाऊंगा कि देश के सारे मीडिया में सारी खबर में वो मतलब स्थिति थी जिसके बारे में कोई प्लान करके नहीं करा था। कि जिस मार्केट से मैंने मेरे करियर शुरू किया उसको बहुत प्रसिद्धि उसे मिली। जो बच्चा अपने पास आया उस एवरेज स्टूडेंट्स को कैसे हम टॉप रैंक्स में, ऑल इंडिया रैंक्स में पहुंचा सकते हैं। बट जब मेरे दिमाग में बात आती है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मल्टीपल टाइम्स अनेकों बार ऑल इंडिया रैंक्स, टॉप 10 रैंक में तो रैंक देना जैसे परिपाटी है उस इंस्टीट्यूट की, इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और जब श्री चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर्स और डायरेक्टर्स ने मेरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि जो चीजें हम साउथ में बच्चों के साथ रिजल्ट को लेकर कर पाए वो सेम रेप्लिका हम नॉर्थ में करना चाहते हैं। तो पता नहीं भाई साहब, बट मेरा अनायास ही दिल हुआ कि इस रैंक देने वाली फैक्ट्री के साथ मैं अपने आप को जोड़ के देखने लगा। और इसी कड़ी में श्री चैतन्य ने फर्स्ट ईयर में ही जयपुर के 4 अलग अलग कॉर्नर्स में सेंटर डेवलप करे। सीकर जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है, वहां पर श्री चैतन्य अकेडमी को बहुत बढ़िया लेवल पे लॉन्च किया है। और रिसेंटली अभी जोधपुर में हमने लॉन्च किया है। मैं सभी आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप क्वालिटी और बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो चैतन्य डेफिनेटली आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। आज हर कोई अपने घर के नजदीक बेहतर से बेहतर एजुकेशन चाहता है और इसी दिशा में हम जयपुर और सीकर के बाद जोधपुर भी श्री चैतन्य अकेडमी को लेकर के आए। जैसे मैं समझाता हूं कि एक यूनिवर्सिटी में जैसे कि कोई एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी वर्किंग और बनावट समझाते हैं। ये सब हम भी करते हैं। हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि देखिए आपने एक गन बनाई, उस गन के अंदर आपने उसका पेरीमीटर, डायमीटर बनाया। अब उसके अंदर आप उस गन के अंदर जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन डाल दी कि आप किस स्पीड से गोली चलाओगे तो उसका भेदने की क्षमता क्या होगी। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उस इंस्ट्रूमेंट पर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं और डेप्थ में जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये व्यवहारिक नॉलेज को और इन डेप्थ करना है। सर जेई एडवांस और नीट की जो परीक्षा है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसमें केवल 11वीं और 12वीं की किताब के बाहर का कुछ नहीं आता है। मैं एक कोचिंग का व्यक्ति होने के नाते कहना चाहूंगा कि कोचिंग ना कब डेवलप हुई, जब बड़े अदब और दिल के साथ, और इस बात को कहना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ कि हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना उसको अगर इतना सुदृढ़ कर देना तो कोचिंग के बच्चे को आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल, जब तो स्कूलों में आप लोगों कोचिंग तक पहुंचा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा पढ़ाई नहीं होती, बट मैं कहूंगा कि अगर स्कूल्स में हम इतना बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप कर दें तो कोचिंग सब दिन ही होता है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है श्री चैतन्य, वो स्कूल्स पर ही बेस्ड है। हम 1000 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं और साउथ में हमारा कोचिंग अलग से नहीं होता, हमारा स्कूल ही हमारे बच्चे का कोचिंग होता है। और एक दिन पहले ही रिजल्ट आया और हमारे जेई मेन सेशन 2 में एक बालक के 300 में से 300 नंबर आए और वो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है। तो हमें हमारे नॉर्थ के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और इतना स्ट्रांग करना है कि कोचिंग खुद ही स्कूल में समा जाएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें पॉजिटिव तो यह है कि देश के किसी भी कोने में पढ़ा हुआ स्टूडेंट अगर अपने आप को ग्लोबलाइज करता है, यूएसए जाना है उसको, कनाडा जाना है या दुनिया के किसी और कोने में जाना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको ज्यादा ऑप्शंस देती है, ज्यादा वर्सेटाइल होने के बारे में उसको मतलब विकल्प प्रोवाइड करती है। बट मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी पॉलिसी तब बेहतर हो सकती है जब उसके एग्जीक्यूशन के बारे में प्रॉपर प्लानिंग की गई हो। मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसको अडॉप्ट करने के लिए जो पैटर्न हमारे देश में फॉलो करने, उनमें बहुत बड़ा गैप है। सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले उसका एग्जीक्यूशन प्लान करना चाहिए। पॉलिसी नई वाली बढ़िया है या पुराने वाली बढ़िया है, मैं उस बात की डेप्थ में ज्यादा जाने के बजाय मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारी पुरानी पॉलिसी को हमने 100% एग्जीक्यूट किया। मैं कहूंगा नहीं चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक जमाना होता था जब बच्चे होते थे और बच्चे बाप से डरते थे। आजकल ना
बाप बच्चों से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे माँ बाप बन गए और माँ बाप बच्चे बन गए। मैं ऐसे सभी अभिभावकों से एक बात कहना चाहूंगा कि इसका मुख्य कारण न्यूक्लियर फैमिलीज है और दूसरा कारण आपका पढ़ा लिखा होना है। देखिए, पढ़ाई आदमी को शिक्षा में टैलेंट तो देती है, साथ साथ में कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज करने से हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। एक 17 साल के बच्चे के दिमाग को, ये जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, उनको आपको सबसे पहले फ्रेंड्स बनना पड़ेगा और उनके दोस्त बनके उनकी हर बात मत मानिए, उनकी बात को लॉजिकली गलत साबित कीजिए कि आपको ऐसा करने से गलत होगा। मैं कहता हूं प्यार दीजिए बट कायर मत बनिए। आप बच्चों को प्यार से पेरेंटिंग कीजिए बट आप अंदर से कमजोर मत होइए। आपका ही संतान है, आपसे अलग कभी नहीं जा सकता, बट डरिए मत और उनको उनके दोस्त बन के उनको समझाइए कि अगर आपको बच्चे को मोबाइल से दूर करना है तो आपको दूसरा कुछ ऐसा गजेट प्लान करना पड़ेगा जिसके कारण बच्चा मोबाइल नहीं जाए। वो गजेट क्या हो सकता है? उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, बच्चे का अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, उसको गेम में इंटरेस्ट है उसको गेम में लगाइए। आपने बच्चे का ध्यान किसी और चीज में लगा दिया, बच्चा तो बच्चा होता है सर, वो दूसरी डायरेक्शन में उतना प्यार करेगा जितना मोबाइल से करता है। आइडेंटिफाई द टैलेंट ऑफ योर किड और अकॉर्डिंगली उसके साथ प्लान कीजिए, बच्चे को समय दीजिए, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और बच्चे में ये विश्वास भरिए कि वो कुछ भी आपको मन से कह पाए और दोस्त बनकर डिस्कस कीजिए और पेरेंटिंग प्यार से कीजिए बट कायरता से मत कीजिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा।